सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो काफ़ी टाइम बाद आ चुके हैं एकदम नई और फ्रेश वीडियो के साथ। गाइस मुझे पता है कि आप मेरे से नाराज़ हो गए, क्योंकि यार काम भी मैंने ऐसे ही किया है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल में। तो यार इसके पीछे एक ठोस कारण भी है, क्योंकि यार कुछ मैटर्स थे जिनको मुझे सॉल्व करना था घर पे, और इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। और अब मुझे पता है कि आप क्या कहोगे कि आपने लॉस्ट इन वर्ल्ड के चैनल पे तो एक वीडियो कोलैब करी, उसका क्या। तो गाइज़ मैं उसका बता दूं यार, वो वीडियो भी मैंने बहुत ही मुश्किल से वॉइस ओवर करके दी उनको यार। और मतलब वो वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी थी यार, आप सबको बताना था 1 दिसंबर के बारे में। तो यार अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दूं। और गाइज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना, ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें और आप एंटरटेन होते रहें। यही हमारा काम है और आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं यार, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट रोलिंग द इंट्रो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाको ने कुछ भी नहीं बोला। उसने बस मित्सो की बॉडी को आईसीयू के अंदर देखा। उसके बाद वो आईसीयू के अंदर थोड़ी देर के लिए चली गई। उसने प्यार से मित्सो के हाथ को पकड़ा और उसी के पास बैठ गई। उसके बाद उसने मित्सो के सर को अपनी गोद में रख लिया। फिर सुमिरे मित्सो के लिए गाना गाने लगी। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत प्यारी थी, हमेशा की तरह। पर कुछ देर बाद उसकी आवाज़ बिगड़ने लगी, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी थी और उसके आंसू उसके दिल के दर्द को साफ जाहिर कर रहे थे। पहले दिन से ही, जब से पाको ने मित्सो को लाइक करना शुरू किया था, उसने दिल से तमन्ना की थी कि एक दिन वो मित्सो को ये ज़रूर दिखाएगी कि वो ही सुमिरे है, जो कि मित्सो की हमेशा से ही फेवरेट सिंगर रही। पर अब सुमिरे मित्सो के लिए तब गा रही है जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। वो उसे हमेशा से ही दिल से चाहती रही है और इसीलिए पाको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि नहीं, मेरा मित्सो अभी जिंदा है, वो बस बिस्तर पर लेटा हुआ है। पर उसके आंसू कुछ और ही बयां कर रहे थे। परमैन को काफ़ी कम उम्र में ही मरना पड़ा। पाको ने उसके साथ एकदम नया और एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप बना लिया था, पर वो भी परमैन के जाने के कारण टूट गया था। पाको को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमैन उसकी आंखों के सामने मरा हुआ है, और इसीलिए वो बार बार रोते रोते मित्सो का नाम ही दोहरा रही थी। और मित्सो ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, और वो देता भी कैसे। मित्सो का बॉडी और उसका चेहरा कमज़ोर और ग्रे कलर का हो चुका था, पर पाको को ये दिखाई नहीं दे रहा था। पायान पाको की तरफ आया और उसने पूछा, ये कहाँ हुआ था पाको। पाको ने रिप्लाई तो दिया, पर बहुत मुश्किल से। वो वहाँ उस बिल्डिंग में। पाको रिप्लाई देते वक्त भी लगातार रो रही थी। जब मैं परमैन को उस बिल्डिंग के ऊपर देखने जा रही थी, तभी परमैन मेरे सामने गिर गया। पर अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। पाको के दिमाग में कुछ चीज़ आई। उसे याद आया कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ उसने परमैन और उस लेडी को उस दिन एक साथ देखा था। उसी ने ही मारा है परमैन को, पाको शॉक में कहती है। पायन पाको से पूछता है, कौन पाको। वही लेडी, परमैन उस लेडी से परसों ही मिला था। और ये सुनकर डेकमैन पाको के सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ पाको। पाको ने डेकमैन को एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का नाम बताया। उसके बाद डेकमैन ने उन सभी डॉक्टर्स की मेमोरी को मिटा दिया जिन्होंने परमैन का इलाज किया था। उसके बाद डेकमैन ने परमैन के लिए एक 4D रूम बनाया जहाँ परमैन दफन हो सके। पाको अपना कंट्रोल खो देती है ये देखकर। वो भी मित्सो के साथ उस रूम में जाना चाहती थी, और तीनों, डेकमैन, पायन और बूबी, भी अपना बेस्ट दे रहे थे ताकि पाको को वहाँ जाने से वो रोक सके। पर पाको मित्सो को लेकर इतनी भावुक थी कि उसने जाने अनजाने में पायन को पीछे ही फेंक दिया, और ऐसा करने से उसके हाथ में जो नेकलेस था जिसे डॉक्टर्स ने उसे दिया था, वो भी उससे गलती से टूट गया, जिसके साथ उसमें बनी मित्सो की पिक्चर भी अब टूट गई थी। और आखिर में पाको को ऐसे बेकाबू देख डेकमैन को भी पाको को एक इंजेक्शन लगाना पड़ा, जिससे कि पाको बेहोश हो गई। पायान, बूबी, सुनो, मैं पाको को उस बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहा हूँ। तब तक तुम और बाकी सारे परमैन्स यहाँ से सारे डेड बॉडीज़ और ट्रबलर्स को हटाने में मदद करो। ऑलराइट डेकमैन, पायन और बूबी ने कहा, और वहाँ से वो चले गए। आउटर स्पेस में ही कहीं हमें एक छोटा सा प्लेनेट दिखाई देता है। परमैन उठो। हम देखते हैं कि परमैन एकदम अनकॉन्शियस बेहोश हालत में था और बर्डमैन उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर बर्डमैन भी घायल थे, खासकर उनका हाथ,
जिससे लगातार खून बहे जा रहा था और बर्डमैन भी दर्द से कांप रहे थे। और काफ़ी देर बाद परमैन भी उठ जाता है। बर्डमैन, एक मिनट, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? हम असल में हैं कहाँ? बर्डमैन बोलते हैं, शांत हो जाओ, तुम बस मरने ही वाले थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया है। मैं मरने वाला था? पर कब, कैसे? परमैन को कुछ भी पता नहीं था। अचानक से परमैन को झटका लगता है। ओ मिस सुमिरे। सुमिरे भी परमैन के पीछे ही बैठी हुई थी। एक्चुअली वो सुमिरे की रोबोट होती है। बर्डमैन परमैन से कहते हैं कि जब तुम सुमिर को एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे, गाइस मैं बता दूं ये तब की बात है जब परमैन वहाँ पाको का रियल फेस देखने ही वाला था, पर देख नहीं पाया था। उसके बाद जो परमैन था वो सुमिरे को यानी पाको की रोबोट को अपने हाथ में उठाकर एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा था। तभी उसी समय बर्डमैन ने परमैन को एक रोबोटिक परमैन से एक्सचेंज कर दिया था। और वो रोबोट इतना परफेक्टली डिज़ाइन था कि डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पता नहीं चला कि वो रोबोट है, ह्यूमन नहीं। वैसे बर्डमैन के लिए ऐसा करना सच में मुश्किल था, पर वो परमैन को टेलीपोर्ट करने में सक्षम रहे। ऐसा करने में सुमिरे यानी पाको की रोबोट ने भी बर्डमैन की मदद करी, क्योंकि उसे भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब परमैन बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा हुआ था, तब सुमिरे और बर्डमैन ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बना लिया था। और अब बर्डमैन सुमिरे की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हैं और सिग्नल देते हैं रोबोट को कि यही वक्त है प्लान को अंजाम देने का। और रोबोट भी बर्डमैन की बात को समझ जाती है। वो मित्सो से कहती है, मित्सो, ओह सॉरी परमैन। परमैन को फिर झटका लगता है। आप मेरी आइडेंटिटी जानती हैं? हाँ। सुमिरे परमैन को बताती है कि उसे परमैन की आइडेंटिटी के बारे में पता कैसे चला। दरअसल इसका पता हमें दो चीज़ों से चलता है। पहला तो गाइस आपको एपिसोड याद होगा, सुमिरे नोज परमैन आइडेंटिटी वाला, और दूसरा परमैन वर्सेस ऑक्टोपस वाली मूवी में फिर जो सुमिरे होती है वो परमैन से कहती है, सुनो परमैन, जिस लेडी को तुमने परसों देखा था वो मैं ही थी। फिर मित्सो कहता है, सुमिरे होशिनो? हाँ, वो फ्यूचर से आई थी और यही कारण है जिससे कि उसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है। ओह हाँ। परमैन हंसने लगता है, पर उसने सुमिरे से उसके नेकलेस के बारे में नहीं पूछा, जो खुद उसी के पास ही रह गया था सुमिरे का। तो इसके बारे में शायद वो इसके बारे में भूल गया हो या क्या हो गया हो, मुझे भी नहीं पता यार। अभी मित्सो थोड़ा परवर्ट एटीट्यूड में कहता है, ओ मैं कितना हैंडसम हूँ मिस सुमिरे मेरे पास। शट अप परमैन। बर्डमैन उसे एकदम से ही रोक देते हैं। वो अभी भी खतरे में है और तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं, कितने बेवकूफ़ हो तुम। ये बात सुमिरे परमैन से कहती है। ये पहली बार था कि सुमिरे ने परमैन को डांटा हो और इसीलिए परमैन को भी बहुत ज़्यादा पछतावा फील हो रहा था। अब बर्डमैन रिप्लाई देते हैं, इन सब की शुरुआत होती है वहाँ से जब एक माइटी डेविल जिसका नाम था रेक्स, जो फ्यूचर से इस टाइमलाइन पे घुसा था। जब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी ने इलीगली टाइम ट्रैवल किया है, तो मैं वहाँ चेक करने चला गया। पर मुझे ये पता नहीं था कि वो डेविल उन सभी मिथिकल और काला जादू जैसे आर्ट्स की नॉलेज के साथ वो लैस होगा। और जब मुझे ये पता चला कि वो टाइम मशीन का यूज़ फ्यूचर सुमिरे को यहाँ लाने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ फाइट स्टार्ट कर दी। मैंने उस टाइम मशीन को तोड़ दिया, पर मैंने देरी कर दी थी ऐसा करने में। उन्होंने पहले ही फ्यूचर सुमिरे को पकड़ लिया था और उन दोनों यानी डेकमैन और रेक्स, हाँ जी दोस्तों, डेकमैन भी रेक्स के साथ मिला हुआ था। उन दोनों ने ही मिलकर मुझे उस पावरफुल सुप्रीम डार्क मैजिक की हेल्प से मिनटों में ही हरा दिया। कल उस सुमिरे को फ्यूचर से यहाँ लाया और आज उसने अर्थ में अटैक किया और साथ में तुम्हें भी मार दिया। मुझे मार दिया? अब मेरा मतलब वो रोबोट जिसे मैंने तुम्हारी जगह से बदल दिया था। पर वो मुझे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि मेरे बाद वो तुम्हें ही अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की सोची। पर मेरे और सुमिरे के अलावा और कोई भी नहीं जानता कि तुम जिंदा हो। पर मैं कैसे रास्ते का कांटा बन सकता हूँ? मैं तो बस एक लड़का ही तो हूँ। मुझे नहीं पता परमैन, शायद रेक्स और डेकमैन ऐसा कोई सबूत नहीं चाहते थे जिससे कि पता लगे कि फ्यूचर सुमिरे इस टाइम में आ चुकी है। फिर परमैन कहता है, फिर मैं अकेला उनके रास्ते का कांटा नहीं हो सकता, मेरे साथ पाको भी हो सकती है, क्योंकि उस दिन पाको ने भी उस फ्यूचर सुमिरे को देख लिया था मेरे साथ। क्या? बर्डमैन कहते हैं, हाँ बर्डमैन, पाको ने भी उस फ्यूचर सुमिरे को देख लिया था जब वो उस पोर्टल से आई थी। बर्डमैन को ये सुनकर झटका लगता है
वो सुमीरे की रोबोट की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे सुमीरे को पछतावा होने लगता है क्योंकि उसने बर्डमैन को इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इसके बारे में वो भूल गई थी। और अब वो तीनों बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। बर्डमैन तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि रेक्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। इस पर परमैन और सुमीरे भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें हील करना नहीं आता था। परमैन घबरा जाता है जब बर्डमैन उसके सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि वो पाको को कैसे बचाने वाले हैं।